रख लिए 23 वाला भी। श्री कन्हैयालाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 45/1 के अंतर्गत राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 एवं राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम 2015 की धारा 15 के अंतर्गत राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25। धन्यवाद। श्री जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 सब क्लोज 4 के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 सदन की मेज पर रखता हूं। धन्यवाद। श्री जाबर सिंह खर्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री हीरालाल नागर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री जवाहर सिंह बेडम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 35 की उपधारा 4 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन श्री कन्हैयालाल, सभापति प्रवर्तन समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 पर गठित प्रवर्तन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। श्री हेमंत मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधिमान्यकरण विधेयक 2025 पर गठित प्रवर्तन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। विधायी कार्य वापस लिए जाने वाला विधेयक श्री जवाहर सिंह बेडम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक प्रतिषेध विधेयक 2025 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गई। श्री जवाहर सिंह बेडम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को वापस लेता हूं। और स्थापित किए जाने वाले विधेयक राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 श्री गजेंद्र सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पूर्व स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 को पूर्व स्थापित करता हूं। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 श्री गजेंद्र सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान पुरस्कार करने की आज्ञा
प्रश्न ये है कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म हो गया ना है? यार तुम दिया नहीं यार है? प्रश्न ये है कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 मुद्दा श्री बनाकर जवाहर सिंह सवाल बेडम। जवाब तो होते रहेंगे और बयानबाजियां भी आती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, किसी आप बोलना आपको क्यों दर्द हो रहा है? अरे माननीय सदस्य आपको मौका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन आप बोलना प्रतिषेध विधेयक आपका नाम है, 2025 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 श्री प्रेमचंद बैरवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। डॉक्टर सुभाष गर्ग। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमय विधेयक 2025 पर जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन उस पर चर्चा हो रही है, आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, बिल लेके आए थे आप, प्रवर समिति को सौंपा, प्रवर समिति ने जो भी बैठकें करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा इश्यू कोचिंग सेंटर्स का और कमेटी को काफ़ी समय दिया गया, इसके बावजूद भी जो मेरी जानकारी है, हो सके तो आप बता देना। बिल का मैं समर्थन करता हूं, बिल आना चाहिए था, सभी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी समय से हमें कमी महसूस की जा रही थी। लेकिन ये देखिए, पूरे राजस्थान में हमने क्या कोचिंग सेंटर्स को एक कर दिया, 50 से 100 कर दिया आपने। संख्या जो थी, जहां स्टूडेंट्स की संख्या 50 से उसको बढ़ा करके 100 कर दिया जाए, वो कोचिंग सेंटर की परिधि में आएंगे। तो मेरा ये का आपसे पूछना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से, कि क्या कमेटी ने ये आवश्यकता महसूस नहीं की या उससे पहले विभाग ने महसूस नहीं की कि कोचिंग सेंटर जो राजस्थान में चल रहे हैं उनकी नेचर क्या है, उनका कैटेगराइजेशन क्या है? क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चलते हैं केवल? क्या 10वीं 12वीं के स्कूल्स के बच्चों के लिए कोचिंग नहीं चलती? कॉलेजेस की जो सेक्शंस है उनके लिए कोचिंग नहीं है? क्या प्राइवेट ट्यूशन जो बड़े बड़े 100-100 200 घरों पे पढ़ाते हैं वो नहीं है? तो एक जो मेरा आपसे आग्रह है, इस पर सोचिए, विचार करिए, क्योंकि इसके बिल के जो रिपरकशंस आने वाले हैं, मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं, इस जो जितनी भी मैंने इस समिति को बनाया कि आपने जो पैरामीटर्स तय किए इसमें एक नया और बड़ा, उसमें लगा रहा हूं मैं विवेक के साथ, एक भ्रष्टाचार खुलने का एक रास्ता तैयार हो रहा है। कैसे? अगर इसमें कैटेगराइज कर देते तो मैं समझता हूं ज्यादा उपयुक्त होता है। अब आपने इसमें कहा कि एनी स्टडी प्रोग्राम, इसमें कोचिंग, किसी भी तरह की कोचिंग इंक्लूडिंग एनी स्टडी प्रोग्राम। अब स्टडी प्रोग्राम से माननीय अध्यक्ष महोदय क्या मतलब है? स्टडी प्रोग्राम में तो 10वीं भी स्टडी प्रोग्राम में आता है, 12वीं का कार्यक्रम भी स्टडी प्रोग्राम में आता है, बीए का भी स्टडी प्रोग्राम में आता है, पीजी की क्लासेज हैं वो भी स्टडी प्रोग्राम में आता है। तो कहीं भी इसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है
कि हम केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्पेसिफाई IIT, IIM, एम्स उनकी कोचिंग को इसमें इंक्लूड करेंगे? आफ्टर ऑल किस कोचिंग को इंक्लूड करेंगे? तो आपने पूरा एक बड़ा रास्ता तैयार कर दिया। इस कोचिंग सेंटर बिल के जरिए तो सारे जो लोग 10वीं की क्लास की भी तैयारी करा रहे हैं या प्राइवेट ट्यूशन भी कर रहे हैं, वो इसमें कवर होता है। ये भी मेरा एक सबमिशन है, आप इसको सोचिए, विचार करिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इसमें जो आपने दिया कि मैं चाहूंगा कि इससे पहले सर्वे करिए पूरे राजस्थान में कि कहाँ कोचिंग, किस कॉलेज, किस शहर में कौन से कोचिंग चल रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या उनके मापदंड थे। आपने कर दिया एक या डिस्ट्रिक्ट दे दिया कि 1 मीटर एक स्टूडेंट के लिए 1 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। अब इसको ये होना चाहिए कैटेगरी के अनुसार। जहां 5000 बच्चे स्टूडेंट्स कोचिंग में कर रहे हैं, उसको कैसे करोगे मल्टीप्लाई? और जहां 50-100 बच्चे कर रहे हैं, वहां कैसे करेंगे? तो इसमें और दूसरा कोई पैरामीटर नहीं दिया आपने कि कितनी जमीन न्यूनतम चाहिए, उसका पैरामीटर नहीं है कि भाई इतना तो न्यूनतम चाहिए बेसिक फैसिलिटीज के लिए, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो एक बेसिक पैरामीटर देना चाहिए कि भाई 2000 गज जमीन चाहिए, 3000 गज जमीन चाहिए, 1000 मीटर जमीन चाहिए, ये नहीं दिया। तो मैं समझता हूं इस पर भी विचार करने की जरूरत चाहिए। और प्रवर्तन समिति को मैं सोचता हूं सोचा होगा, ये आप अपने जवाब में बताएंगे कि भाई क्या कारण रहे कि जब हम पैरामीटर्स तय कर रहे हैं तो उस वक्त क्या कारण है कि हम स्पेसिफाई नहीं करते। तीसरा आपने कहा इसमें कि रजिस्ट्रेशन जो है एग्जिस्टिंग को तो विदिन 3 मंथ्स करना पड़ेगा, जो भी जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उनको, जो एग्जिस्टिंग में है, और दूसरों को भी अप्लाई करना पड़ेगा। और 3 महीने के अंदर कमेटी आपको रिजेक्ट करेगी या आपको एक सुनवाई का मौका देगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो कमेटीज बनाई हैं, मैं बार बार कहता हूं, और ये सभी का कंसर्न है पूरी विधायिका का, कि हम लोग अपनी विधायिका की पावर को धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी का फॉर्मेशन देखिए कि 14 मेंबर्स हैं शायद इसमें, स्टेट लेवल की जो अथॉरिटी बनाएंगे। अब वे वो लोग हैं जो ऑलरेडी इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं। आपको बताना चाहूंगा, सेक्रेटरी इंचार्ज डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन, इसमें करीब 4 तो सेक्रेटरीज हैं, एक डायरेक्टर जनरल है, कमिश्नर हैं, डायरेक्टर लोकल बॉडीज हैं और डिफरेंट हैं। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भी वो 12-14 मेंबर हैं, और उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है चेयरमैन है। अब आप पूछिए, सारी मर्ज की दवा पूरे सब, चाहे कोई भी रहे हो, सब मर्ज की दवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बना रखा है, उसके बाद समय ही नहीं होता है। मैं तो इसमें मेरे को डाउट है माननीय मंत्री महोदय कि इसको देखिए आप, इसको आपके पास जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, हायर एजुकेशन के अधिकारी हैं, टेक्निकल एजुकेशन के अधिकारी हैं, आयुर्वेद एजुकेशन है तो आयुर्वेद एजुकेशन के अधिकारी हैं, मेडिकल एजुकेशन के अधिकारी हैं, उनका रोल क्यों नहीं बढ़ाते आप? इसमें सारा की सारा ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं आप, टोटली ब्यूरोक्रेटाइजेशन है। आपने 2 दिए, क्या आप 2 पर्सन आप नॉमिनेट करेंगे? तो मेरा यह मानना है कि इसको भी देखिए कि किस तरह से हम इसको कैसे करेंगे। फिर मैं कहना चाहूंगा, आपने कही हॉस्टल, बड़ा माननीय मंत्री महोदय को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभापति महोदय। एक आपने कहा हॉस्टल्स, जो भी हॉस्टल्स रन कर रहे हैं, इसमें सबको ले लिया आपने। आपको मामला व्यवहारिक रूप से पूरे प्रदेश में समाज के लोग भी हॉस्टल चलाते हैं, और उसमें वो बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं, 10 रुपए महीने, 50 रुपए महीने, 100 रुपए महीने, 200 रुपए महीने। जातियों के आधार पर भी है, धर्म के आधार पर भी है, सभी जगह है। और छात्रावास के लिए सरकार खुद जमीन आवंटित करती है, उसको भी इस परिधि में बांध दिया है। तो मैं समझता हूं आपको ये इसमें विभेद करिए आप, कि जो हॉस्टल्स किसी समाज की, जाति के वर्ग के द्वारा, धर्म के द्वारा या किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के, एनजीओ को द्वारा चलाए जा रहे हैं, और एक वो हॉस्टल जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनके द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें कहीं भी इस बिल में डिफरेंशिएशन नहीं किया। तो इसको भी देखने की जरूरत है। और चौथा मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि पंजीयन में आपने देखेंगे, मैं इसकी बहुत जरूरत है सभापति महोदय, एक उस पर बहस करने की जरूरत है। आपने उसको कहा है कि समनिंग का अधिकार दे दिया है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी को जो अधिकार दिया है, मैं समझता हूं ऐसे अधिकार तो किसी लीगल लॉ में भी नहीं होंगे। और इससे जो एक संभावना मैं आपको बता रहा हूं, आपने पेनल्टी जरूर 50,000 से बढ़ा करके जो है 2 लाख से कम करके 50,000 कर दिया। आपने एक तरफ पेनल्टी कम की है, ये भी सोचने की बात है कि पेनल्टी चलिए कम कर दीजिए,
बार बार करेगा, उसको रिजेक्ट भी कर दोगे। एक आप क्यों नहीं करते कि स्वयं ऑटो रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, जो पैरामीटर से वो तय कर दिया आपने, और वो अगर चेक लिस्ट होती है ऑनलाइन अप्लाई होगा, नो डाउट, बिल्कुल सही किया, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के बाद चेक लिस्ट होकर के, और जो रिजेक्ट करने लायक है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, और जो एक्सेप्ट करने के लिए, अदरवाइज आप जानते हैं एनओसी के नाम पर, आप खुद जो है उच्च शिक्षा मंत्री हैं, एनओसी के कितने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, और कैसे जिला शिक्षा दूसरे लोग एनओसी देते हैं। तो एक तरफ सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को खत्म करने की है, और मैं समझता हूं हम इस बिल के माध्यम से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लोगों पर, या जो भी छोटे छोटे हैं, उन पर भ्रष्टाचार को पनपाने का मौका देंगे, ये सोचने की बात है। एक बात और कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है ये, और इसमें सारे पूरे प्रदेश के हित का सवाल है। इसकी जो स्थिति मैं बता रहा हूं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा, इसमें जल्दीबाजी मत करिए आप, अभी भी समय है। एक तो जो अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बनाई है, इसको रिकंसीडर करने की जरूरत है, इसको पुनर्विचार करिए। और दूसरा, जो हॉस्टल्स का जो मामला लिया है, समाज के द्वारा जो जारी बड़े बड़े आप जिस समाज से आते हैं, या दूसरे जो दलित वर्ग के हैं, रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं, आप जानते हैं बड़ी मुश्किल से छात्रावास खोलते हैं, और वहां फ्री देते हैं, वो बहुत कम नॉमिनल चार्ज पे। आपके हिसाब से तो ये भी आ जाएगा, कोई भी सिरफराज इंस्पेक्टर जाएगा और नोटिस दे देगा कि आप ये नहीं कर सकते, बंद करिए, आपके खिलाफ पेनल्टी लगती है। तो आप इसको एक एक शब्द को पढ़िए, समय कम है, लेकिन आप बहुत संवेदनशील हैं, आप इसमें जल्दीबाजी मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 1 महीने और ले लीजिए, पर इस पर सोचिए कि सारे सिस्टम को आप ब्यूरोक्रेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हो, अफसरशाही की तरफ ले जा रहे हो, और इसका सारा का सारा अधिकार अपने अधिकारों को छीन करके आप कुछ चंद लोगों को दे रहे हो, और उन चंद लोगों को जिनके पास समय ही नहीं होता मीटिंग्स के लिए। आप जानते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग, सिंडिकेट की मीटिंग होती है विश्वविद्यालय में, सेक्रेटरीज अटेंड नहीं करते हैं उस मीटिंग को, वो अपना डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी या असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी का अधिकारी भेज देते हैं। आप अटेंडेंस मंगवा लीजिए विश्वविद्यालय कुलपतियों से, आप ये मंगवा लीजिए कितनी मीटिंग्स हो पाती हैं। तो हम चाहते क्या हैं, ये बिल लाया गया था आत्महत्याएं रोकने के लिए, काउंसलिंग सिस्टम के लिए। आत्महत्याएं हो रही थी, बच्चे, आप जानते हो 10वीं का बच्चा भी आत्महत्या कर रहा है जब उसके मार्क्स कम आते, क्या करेंगे आप? वहां तो काउंसलिंग की व्यवस्था कर नहीं रहे, या तो फिर स्कूलों में भी करनी पड़ेगी, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहां भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, वहां भी गाइडेंस के लिए आपको टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कर पाएंगे? तो मेरा आपसे अनुरोध है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूं, इसको सोचिए आप, अदरवाइज आप खुद महसूस करेंगे सरकारी में, आप मंत्री होने के नाते शायद नहीं कह पाए, लेकिन अंदर से आप महसूस करेंगे कि इस पर थोड़ी पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसलिए मेरा आग्रह है कि पुनः इसको आप प्रवर समिति को सौंप करके इस पर डिसाइड करें। धन्यवाद। श्री हरमोहन जी शर्मा, ये भी कह रहे हैं कि प्रवर समिति को वापस भेज दिया जाए, ये कह रहे हो ना जज साहब, कह रहे हो ना, अभी हाँ कर रहे। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद दूं, इसलिए कि लगातार अपने कार्यकाल में गत सत्र में जितने भी बिल पेश किए, उन सब बिलों में से अधिकांश बिल या तो आपने स्वयं नहीं प्रवर समिति को दिए, और या मुख्यमंत्री जी को भी वापस लेना पड़ा। मेहरबानी करके आप सरकार चला रहे हैं, 5 बिल हो गए आपके ऐसे नमूने के जो प्रवर समिति को गए या आपने वापस लिए। तो मेहरबानी करके, ये सरकार बुद्धिजीवियों की सरकार है, तो बिल बनाते वक्त भी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें, तो ये दुविधा विधानसभा में आम आदमी के सामने न हो, और आम जन में आपका फजीवतवाड़ा न हो, भविष्य में आप ध्यान रखें। और उसी क्रम में जो ये कोचिंग वाला आपका है, कोचिंग वाले से मैं आपसे ये जो बिल है, आप ये मान करके चलते हैं क्या कि इससे सुसाइड के केस कम हो जाएंगे? होंगे क्या? सुसाइड क्यों करता है उसके रीजनिंग अलग है, और बिल का इन संस्थाओं पर कंट्रोल करने का रास्ता अलग है। सुसाइड करने के लिए तो अगर सही माने में देखो तो आप और हम भी हमारे बच्चों से जो ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं,
उनकी कैपेसिटी से अलग हट करके उनको उस स्थान पर भेजते हैं। वो बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, माँ बाप उसका खर्च करते हैं। वो बच्चे अपने मन में आते हैं मेरे पिता इतना खर्च कर रहा है और मैं यहाँ नहीं आया। मूल कारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तो जो आया है वो ये आया है। लेकिन अपन नियंत्रण करें, बहुत अच्छी बात है। नियंत्रण करने के साथ आपने सेलेक्ट कमेटी में भेजा, क्या परिवर्तन किया आपने? 3 परिवर्तन, संख्या 50 कर दी 100 की जगह, और जो उनका जो जुर्माना व जो पनिशमेंट दिया था 50,000 कर दिया, 5 की जगह 2 लाख कर दिया सेकंड ऑफेंस। यही आपने किया ना। इसके लिए प्रवर समिति का कितना खर्चा हुआ, वो काम कुछ भी नहीं। ज्यादा बेहतर था सरकार अपने स्तर पर भी इसी विवेक से बिल लाती और ये करती तो सरकार का और हमारा इतना खर्चा भी बच जाता। आपने प्रवर समिति ने न तो भारत सरकार की गाइडलाइन का पूरा फॉलो किया। आपके पहली बार आपने प्रधानमंत्री जी को और शाह जी को चुनौती दी, उनकी सरकार होते हुए भी, कि आप हमको कोई भी गाइडलाइन दोगे लेकिन हमारा लाभ हानि देख करके उसमें करेंगे। इसीलिए आपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजी गई गाइडलाइन जिसमें 16 साल के बच्चों के लिए प्रतिबंध था, वो आपने इसमें नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए आज वो पूरे के पूरे छपे हैं और आपके पास है। उन डायरेक्शंस में से भी किसी भी डायरेक्शन को आपने विधि सम्मत रूप से अपने इस विधेयक में लाने का प्रवर समिति में आने के बाद भी आपने उसमें नहीं किया। तीसरी बात यह है कि आप एक और तो इसमें यह कह रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन, अगर कोई विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ता है तो उस समय कोचिंग में वो बच्चा नहीं आ सकता। और होता यह है कि जितने भी बच्चे दूसरे विद्यालयों में पढ़ते हैं वहां तो हाजिरी होती है और बच्चे यहीं आकर के कोचिंग में आते हैं। आप अपने इंस्टीट्यूशंस को जो भी आपके स्कूलों में है उन बच्चों की हाजिरी आपको वहां मिलेगी और कोचिंग में वो उपस्थित रहेंगे। तो आपने जो कानून बनाया वो मूल रूप में कहीं लागू होने वाला है आपका नहीं है। तीसरी बात, आपने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन होगा और उसके लिए क्वालिफिकेशन एक ने जैसे विद्यालयों के लिए कहा भाई एक वर्ग मीटर की भूमि एक बच्चे को एक स्पेस होना चाहिए। अब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे जब तक आप उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन नहीं करोगे, जब तक कितने बच्चे हैं उनके लिए कैसा भवन चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा ना। तो एक कानून पास होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाने के फलस्वरूप जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उनके लिए आपके पास इसमें क्या अधिकार है? आप या तो उनको 6 महीने का समय देंगे या साल भर का देंगे, और नहीं देंगे तो तत्काल प्रभाव से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अगर बंद हो जाएंगे तो आप जाके देखना। अभी ये कोटा के सभी बिरादर हैं, धारीवाल जी भी बिरादर हैं। आज की तारीख में भी जो हालात कोटा में पैदा हुए हैं ना, कोटा बिल्कुल बेरोजगारी के कगार पे जा रहा है। सारे हॉस्टल खाली हो रहे हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है। और फिर ये स्थिति आ गई तो कोटा की क्या दुर्दशा होगी, ये तो वहां के आने वाले विधायक संदीप जी और धारीवाल जी जाने। लेकिन चिंता इसलिए है कि सारी इकोनॉमी वहां की डिस्टर्ब हो गई, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई वहां की। इन सब बातों के साथ साथ आपने इसमें आपने ये पाबंदी लगा, इसमें आपने सिविल कोड का जुरिडिक्शन बंद कर दिया कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल करोगे, जो भी समिति करेगी ट्रिब्यूनल तक तो आएगा, लेकिन ट्रिब्यूनल उसका अगर कर देगा तो उसके लिए सिविल कोड का जुरिडिक्शन भी आपने उसको बंद कर रखा है और उसके लिए वो कर रखा है। तो 2, 3, 4 चीजें